डॉक्टर अरविंद कुमार, चेस्ट के इन्फेक्शंस जब होते हैं तो बीमारी चाहे जो भी हो, अमूमन सिम्टम्स एक से देखने के लिए मिलते हैं। इस समय जो ये डबल म्यूटेंट या फिर ये जो नया बंगाल वेरिएंट आया है, ट्रिपल म्यूटेंट जिसे कह रहे हैं, क्या सिम्टम्स सेम है जैसे पहली लहर में था, या फिर कुछ ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स? लोग कैसे समझें कि ये कुछ अलग है, या फिर आपको लगता है कि उसे समझने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट जैसा कि कहा था आपने कि कोरोना समझ के करें? और एक और चीज कि डबल मास्किंग से हम नाक और मुंह तो ढक रहे हैं, लेकिन क्या हमें आंखों का भी प्रोटेक्शन जरूरी है? क्या वो जो ग्लासेस होते हैं या फिर जो फेस शील्ड है वो भी उतना ही जरूरी है अभी? जी। मैं पहले सिम्टम्स का बता दूं कि जो पिछले साल वेरिएंट था उसमें एक तो उसकी इन्फेक्टिविटी इस बार के वेरिएंट से कहीं कम थी। पिछले साल आपने नोट किया होगा कि फीवर यूजुअली 5 दिन के आसपास रहता था और जो डायरिया वगैरह के सिम्टम्स थे इतने ज्यादा थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे और बच्चों को बहुत कम इन्वॉल्व किया था। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी 49 प्लस पॉपुलेशन में हुआ था। इस साल जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक तो इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पिछले साल कई एग्जाम्पल्स थे जहां फैमिली में एक मेंबर को हुआ, उसने अपने को आइसोलेट किया, एक ही घर में रहते हुए बाकी मेंबर्स बच गए, उनको नहीं हुआ। इस बार कहीं भी किसी भी फ्रेंड का कहीं किसी का फोन आता है, एक मेंबर इन्फेक्ट होता है और 2-3 दिन के अंदर उस घर में, उस फ्लोर पे या आसपास के फ्लोरों में रहने वाले पूरे पूरे खानदान 15-15 20-20 लोग एक साथ हो रहे हैं। तो पहला डिफरेंस, इट इज हाईली हाईली इन्फेक्शियस। जहां तक डेथ का सवाल है, इंग्लैंड से जो इंग्लिश ब्रिटिश वेरिएंट का डेटा आया था उसमें उन्होंने ये कहा कि ये काली हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, इसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा है पिछले वाले वेरिएंट से। हमारे यहां से भी मुझे लगता है जो ट्रेंड, अभी हार्ड डेटा नहीं है, जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, मुझे लग रहा है मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। लेकिन जो हम डेथ्स इतनी ज्यादा इस बार देख रहे हैं, ये इस वजह से है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो नंबर ऑफ केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। इस साल बच्चों का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 18 से 49 की एज ग्रुप, उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और उस एज में भी हमको कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, सीवियर डिजीज और डेथ ये सब देखने को मिल रही है। तो इस बार का जो वेरिएंट है ये हाईली इंफेक्शियस है, मे बी ज्यादा डेडली भी है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, 18 से 50 की एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है। और एक और चीज है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं अब जिनको पिछली बार कोरोना हुआ था तो उनके हिसाब से एंटीबॉडी बन जानी चाहिए थी और उनको दोबारा नहीं होना था। लेकिन आज सुबह से मुझे 2 ऐसे लोगों के फोन आए हैं जिनको लास्ट ईयर भी हुआ था और अब उनको फिर से कोरोना हो गया। ऐसे भी केसेस हैं जिनको लास्ट ईयर कोरोना हुआ था, उन्होंने दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवाई और अब उनको फिर कोरोना हो गया। तो ये जो नया वेरिएंट है ये हाईली इंफेक्शियस तो है ही, ये शायद ज्यादा डेडली भी है, लेकिन क्या ये हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उनको इवेड कर रहा है? क्या ये हमारी वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज को इवेड कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं जिनका आने वाले समय में हमको जवाब मिलेगा। और इन सब की वजह से जो डॉक्टर सेठ ने बात कही है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात, अब अगर हम पिछले 1 साल में इसके देखें, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन वहां हुआ है जहां क्लोज स्पेस के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुई, एक हॉल में 50 लोग थे, अगले दिन उसमें से 45 लोग इन्फेक्ट हो गए। तो एक हॉल क्लोज स्पेस के अंदर, खासकर से जहां खिड़कियां नहीं खुली हैं, एयर कंडीशनड एरिया है, तो वो हवा वहां रिसर्कुलेट होती है। 2-4 लोगों ने खांसा, उनका एरोसॉल उसमें गया और वही रिसर्कुलेट हुआ, सबने उसको इनहेल किया और लोग इन्फेक्ट हो गए। तो डॉक्टर सेठ की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें डबल मास्किंग करनी है, हमें सब लोगों से दूरी रखनी है और जहां तक संभव हो हम काम फोन पे करें, डिजिटल मीन से करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अगले कुछ महीनों तक, जब तक ये इश्यूज क्लियर नहीं हो जाते, यही हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का रहेगा। इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने की। श्वेता जी, अगर ये 3.5 लाख का नंबर कल 3.25 लाख हुआ, मंडे तक 4 लाख हुआ,
और उससे ज्यादा बढ़ा तो आने वाले दिनों में स्थिति कितनी भयावह होगी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अस्पताल अब एक भी एक्स्ट्रा पेशेंट लेने की स्थिति में नहीं है। और हम सबको जानना है कि अस्पताल ओवरनाइट नहीं बनाए जा सकते। आप बेड लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्सेज, ट्रेन स्टाफ, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, ये सब कहां से लाएंगे? तो हम इलाज तो करें, लेकिन सारे देश के सारे देशवासियों का ध्यान इस समय अपने को घर में लॉक करिए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ के इन नंबर्स को कम करिए, इस पर होना जिन्हें चाहिए। जरूरत नहीं है वाकई डॉक्टर अरविंद कि उन लोगों को अगर घर से बाहर न निकले तो बेहतर रहेगा। समय कम है, इसीलिए मैं जल्दी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज के जरिए ये जरूर दिखा रहे हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा वायरल है वीडियो कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप क्या स्पष्टीकरण यहां पर देंगे? कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर रखना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए या कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस समय सबसे वाइज डिसीजन सबके लिए क्या होगा? सबसे वाइज डिसीजन ये रहेगा श्वेता कि कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। जब आपको कोई आपका डॉक्टर कहता है कि आप स्टेबल हैं, आपका इलाज घर पे हो सकता है, इसमें ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। आप जो है ये जो व्हाट्सएप पे कि नेबुलाइजर लगाने से आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब गलत है। इस तरह की जो है मिस इन्फॉर्मेशन से प्रभावित ना हो। सोशल मीडिया का इतना पावर है इस समय कि लोग बड़ी जल्दी से इसमें प्रभावित होके और हर बात का विश्वास कर लेते हैं। तो जो भी आप जानना चाहते हैं उस ज्ञान को आप व्हाट्सएप ज्ञान के द्वारा न प्राप्त करें, आप अपने डॉक्टर से पूछें। कुछ देर पहले मैंने अभी ये कहा था कि जितनी भी ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है या वो रेमडेसिविर है या कोई भी दवाई है, वो उसका एक ठीक समय होता है उसको लेने का, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो ध्यान रखें कि आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर आपको फॉलो करे टेली कंसल्टेशन से, उनसे बात करें और इन चीजों पर ध्यान ना दें। इन चीजों से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इनसे बच के रहें।